हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम लिमिटेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस सिद्धांत से जो अत्यधिक ध्रुवीय अणु हैं उनकी आकृति की व्याख्या हम नहीं कर सकते, जिनमें कि पोलराइजेशन बहुत अधिक होता है, जिससे आयंस का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें पाई इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण या डीलोकलाइजेशन होता है, उन स्ट्रक्चर्स की व्याख्या हम इस सिद्धांत के द्वारा नहीं कर सकते। तीसरा है कि जैसे जो बोरोन और कार्बन और जो नाइट्रोजन ग्रुप है, उसके जो अंतिम सदस्य है, उस कॉलम में जो अंतिम सदस्य है, जैसे कि मान लीजिए स्टेनस है या लेड है, उन में जो निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म या इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट है, उसकी व्याख्या हम इस सिद्धांत के द्वारा नहीं कर सकते। यानी उनमें इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट्स जो होता है, उसके कारण उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं, उनकी आकृति की व्याख्या हम इस सिद्धांत के द्वारा नहीं कर सकते। तीसरा जो है कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनकी व्याख्या भी हम VSEPR थ्योरी के आधार पर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। जो सहसंयोजी यौगिक हैं, उनमें सामान्यतः जो लक्षण हैं या उनकी जो विशेषताएं हैं या गुण हैं, पहला है भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट। इसमें जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो उन कंपाउंड्स के बीच में दुर्बल आकर्षण या वांडरवाल फोर्स का अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो कि काफ़ी वीक होता है। इस वजह से उन बॉन्ड्स को या उन इंटरेक्शंस को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए कम टेम्परेचर या कम हीट की आवश्यकता पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि वो जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे वो गैसीय अवस्था या द्रव अवस्था या नरम ठोस अवस्था में होते हैं, क्योंकि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके बीच में वीक इंटरेक्शन होता है, जिस वजह से वो सॉलिड फेज में जनरली नहीं पाए जाते। जबकि अगर उनमें ये जो ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनमें की ध्रुवणता अधिक होती है, उनमें जो अवस्थाएं हैं वो ठोस की तरफ विस्थापित हो जाती है। यानी कि ध्रुवणता बढ़ने पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो प्रबल हो जाता है, जिसके कारण उनको ब्रेक करना या उस इंटरेक्शन को ख़त्म करने के लिए कंपैरेटिवली अधिक एनर्जी चाहिए। इस वजह से वो गैसीय अवस्था या द्रव अवस्था में जनरली नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे ठोस अवस्था में हो सकते हैं। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें पता है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें वीक इंटरेक्शन होता है। वीक इंटरेक्शन होता है, तो इस वजह से उनमें मेल्टिंग पॉइंट, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली कम होता है। यदि उनमें पोलराइजेशन ज़्यादा है या ध्रुवणता ज़्यादा है, या हम कहें कि यदि वो पोलर कंपाउंड्स हैं कंपैरेटिवली, उनमें जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। और यदि वीक इंटरेक्शन है तो उनकी जो वाष्पशीलता है या उनमें जो वेपराइजेशन है वो कंपैरेटिवली अधिक होता है। कुछ जैसे हम कंपाउंड्स यदि हम देखें, जैसे कि कुछ जैसे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हीरा है, ग्रेफाइट है, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ये कोवलेंट कंपाउंड्स ही होते हैं या कोवलेंट बॉन्ड होता है इनमें, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो
अधिक होता है, यानी ये एक एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हीरा एक कार्बन का अपरूप है, एलोट्रोप है। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है। और जो हीरे में किसी तरह का कोई वीक इंटरेक्शन नहीं पाया जाता है। ये पूरा का पूरा जो ढांचा होता है इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं, जो कि कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से इसको ब्रेक करना बहुत कठिन होता है। इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये जो हीरा है या डायमंड है वो विद्युत का कुचालक होता है। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम देखें, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप होता है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और षटभुज परतदार संरचना होती है इसकी। और जो परतों के मध्य में वीक इंटरेक्शन या वान डेर वाल्स फोर्स होता है। इस वजह से जो परतें हैं वो एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, यानी ये मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है जो ग्रेफाइट है वो। और जो परतों के मध्य में जो दूरी होती है, दो परतों के मध्य जो दूरी होती है वो 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। जबकि कार्बन कार्बन जो एक ही परत में कार्बन कार्बन जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसकी जो लंबाई या लेंथ होती है वो 0.14 नैनोमीटर होती है। ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है उसका pz जो ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो मूव कर सकता है, यानी जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। मुलायम होने के कारण, चिकना होने के कारण स्नेक के रूप में यह उपयोगी है। सॉल्युबिलिटी यदि हम देखें, जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों या जो नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स होते हैं या कार्बनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये विलयशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। जबकि जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये घुलनशील नहीं होते हैं। यदि हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखें तो जनरली जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो एक विद्युत का सुचालक है। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें जनरली क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर अधिकतर वो कोवलेंट कंपाउंड्स ही होते हैं। तो वो समावयवता या आइसोमेरिज्म को दर्शाते हैं। यदि हम केमिकल रिएक्टिविटी देखें तो कोवलेंट कंपाउंड जो होता है उसमें कोवलेंट बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसमें कोवलेंट जो कंपाउंड्स हैं वो यदि रिएक्शन करें तो मॉलिक्यूलर टाइप की रिएक्शन होती है, आणविक प्रकृति होती है सहसंयोजक कंपाउंड्स की। इस वजह से जो केमिकल रिएक्शन है वो काफ़ी धीमी गति से होती है, जबकि आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली तेज़ी से केमिकल रिएक्शन को करते हैं, रिएक्टिव होते हैं कोवलेंट कंपाउंड की तुलना में।